गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? बताइए। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? भोंगे जी, नंबर हमने एक्सपेंड कर दिए हैं। अगर उस नंबर पे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो एक दो नंबर और दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप। 9863 184505। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, 9990 784 642। ठीक है, तो जैसी आपकी प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको रेफर कर देंगे। ठीक है सर। ऑल राइट। हाँ जी पिंकी जी, वैसे तो अपन 2 ही दिन बाद आ रहे हैं, लेकिन हाँ करंट अफेयर्स करीब एक डेढ़ हफ्ता हो चुका है। करंट अफेयर्स बीच में इसीलिए रोक दिया गया था क्योंकि उस टाइम अरुणाचल जीके पे हमारा फोकस था। उससे काफी फायदा भी हुआ, आपने देखा डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस वहां से आपको देखने को मिले अरुणाचल जीके से। फिर इस बार करंट अफेयर से भी अपना लगभग सारा ही फंस गया था। रिजल्ट आ जाना चाहिए, रिजल्ट अराउंड आ जाता है, एक हफ्ते के अंदर अंदर करीब रिजल्ट आ जाता है। एक्सपेक्टेड है बाय दिस संडे रिजल्ट आ जाएगा। नहीं आता तो एक दो दिन और वेट कर लीजिएगा। अब कट ऑफ को लेके बात खत्म करिए। कट ऑफ की जो बात होनी थी हो चुकी, अब कट ऑफ पे मत सोचना, ठीक है ना। नए कट ऑफ के सवाल पे अपन अब रेस्पॉन्ड करेंगे। अब रिजल्ट आने वाला है, उसका वेट कर लीजिए। कट ऑफ को लेके ज्यादा आप परेशान मत हो, अब जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। चलिए जी। तो सर हम लोग अक्टूबर का करंट अफेयर्स कर रहे थे। ब्रेक हो जाने से जैसा स्टूडेंट छोड़ ही देता है। लहर जी, करंट अफेयर्स का क्लास फिक्स है 8 बजे। 8 बजे मेरा टाइम फिक्स है ना। 8 बजे मेरा टाइम फिक्स है। तो इसमें आपका करंट अफेयर्स भी चलता है। अगर करंट अफेयर्स नहीं चलता है तो उसके अलावा मैं और भी जो अलग अलग टॉपिक्स होते हैं वो डिस्कस कराता हूँ, कंटिन्यूटी मेंटेन रहे इसीलिए 8 बजे का टाइम फिक्स है। अभी चूंकि जस्ट एग्जाम हो गए निकला था तो थोड़ा सा एग्जाम का हैंगओवर था, तो अपन आपको रेस्ट देने के लिए मंडे ट्यूसडे ऑफ कर दिए थे। अभी ये क्लास चलेगा। हाँ, आने वाले कुछ दिनों में करंट अफेयर्स बंद रहेगा। मैं इन्फॉर्म कर दूंगा उसके लिए। रीजन सिंपल ये है कि अभी मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन रहने वाला हूँ। हाँ, लेकिन उसमें कुछ इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे, लाइक रिवर सिस्टम हो गया, है ना, नेशनल पार्क्स हो गए जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो उसका रिकॉर्डिंग मैं अपलोड करता रहूंगा ताकि आपको वो 8 बजे वाली कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। ठीक है ना। डिसिप्लिन नाम का चीज नहीं है आपके अंदर, तो बनाइए। किसी के अंदर नहीं होता, बनाना पड़ता है। अब वो आप अपने रास्ते ढूंढिए कैसे बनाना है। किसी के अंदर नहीं होता है डिसिप्लिन, किसको पसंद है, बनाना पड़ता है ना। तो आप अपने तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए। बाकी देखो, करंट अफेयर्स तो मैं जब से पढ़ा रहा हूँ, शुरू से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। आपका जनवरी 2021 से स्टार्ट किया था, 2022 भी निपटा दिया। अब अपन 2023 खत्म करने पर आ गए, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स क्लास तो आपकी कभी नहीं रुकी है, बीच बीच में गैप्स हो गए हैं। गैप्स इसीलिए हो गए हैं कोई ना कोई रीजन की वजह से। अदरवाइज क्लासेस तो कंटिन्यूटी रही है, कंटिन्यू रही है। ठीक है ना। आपको कैसे मार दिया इस, मतलब ये सुन के तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आपको करंट अफेयर्स मार दिया। मैंने इतनी बार कहा है ये नोट्स कर लो, अगर कर लिया होता तो 14 करीब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, उसमें से सीधे सीधे 10 क्वेश्चन डायरेक्ट ये आपके, मैंने जो करंट अफेयर्स के आपको नोट्स दिए हैं, ये पीडीएफ दिए, उन्हीं में से फंसे थे। उसके बाद भी अगर आप कह रहे हैं कि करंट अफेयर्स मैं आपको मार दिया तो मतलब मुझे तो काफी दुख होगा इस बात का, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करते सिर्फ यही करके चले आते तो बन जाता करंट अफेयर्स आपका। ठीक है ना। देखो मैं इस तरह से प्लान करता हूँ करंट अफेयर्स का कि अरुणाचल में जैसे आपके जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं या कोई और भी स्टेट्स के एग्जाम हो रहे हैं, तो आपका स्टेट पीसीएस लेवल तक, ठीक है, स्टेट पीसीएस लेवल तक के करंट अफेयर्स प्रिपेयर करा देते हैं। ठीक है ना। कट ऑफ अब भूल जाओ डेविड जी, अब बस वेट करो रिजल्ट का, आने वाला है।
हाँ तो करना चाहिए था। थैंक यू एविड जी। तो स्टेट पीसीएस लेवल तक का प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सर आंधी आए तूफान आए, आप सबको पता है, जो लोग हमारे साथ जितना पहले से जुड़े हैं उतना बेहतर वो जानते हैं कि करंट अफेयर्स तो चलता रहता है ना। जैसे साजन जी हैं, साजन जी तो मेरे ख्याल से शुरू से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएससी के लिए काम कर जाएगा, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस अरुणाचल या नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक भी अपन रखते हैं, ठीक है ना, वो आपको एलिमिनेट करने पड़ेंगे, तो एसएससी के लिए भी काम कर जाएगा। लेकिन जो अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस हमने रखे हैं वो आपको काउंट अलग करने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए जी, तो एक बार देख लेते हैं सर, जो पुराने क्वेश्चंस कर रहे थे कहाँ तक डिस्कस कर लिए थे। 60 क्वेश्चन हो गए थे। ये वाला क्वेश्चन बताइएगा, रिसेंटली साइंटिस्ट एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज डेवलप्ड अ साइनली ड्रिवन एंजाइम मिमेटिक फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, बताइए। Recently, scientists at which of the following institutions has developed a sunlight-driven mimetic for wastewater treatment? ये हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है, रिवीजन के लिए कर रहे हैं, आईआईएस के बेंगलुरु में, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 54 बताइएगा जरा, ये भी डिस्कस करा था, ये रिवाइज कर लें फिर आज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अरे मैंने मतलब नंबर दिया अपना, तो अभी कॉल कर दोगे क्या आप? ये तो देखो क्लास में हो, क्लास में कैसे उठा लेगा कोई भी। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the ninth G20 Parliamentary Speakers Summit in New Delhi. Ninth P20 Summit will be hosted by Parliament of India in cooperation with इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। ये भूल गए पिंकी जी आप। P20 समिट, ये इंडियन पार्लियामेंट किसके साथ मिलकर कर रही है? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के साथ मिलकर कर रही है, ठीक है ना। चलो जी, और क्या क्वेश्चन था? 60 क्वेश्चन तक कर लिए थे, कि क्वेश्चन नंबर 59, लास्ट क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन नंबर नहीं नहीं ये था क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, यूनियन मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज लॉन्च्ड प्रोटोकॉल फॉर मैनेजमेंट ऑफ malnutrition in children to combat acute malnutrition. Which of the following statement are not correct? तो ऑप्शन सी वाज नॉट करेक्ट, जो कह रहा था इट इंक्लूड्स इनिशिएटिव लाइक बड़ी मदर, और इसमें लिखा है इट वाज फर्स्ट यूज इन गुजरात, जबकि इट वाज नॉट गुजरात, इट वाज आसाम। तो 60 क्वेश्चन तक पिछली बार हमारी गाड़ी पहुंच गई थी, इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 60 तक पहुंच गए थे हम, इसके आगे आज स्टार्ट करेंगे। और ये रहा आज का पहला सवाल आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 61। Recently, Union Cabinet has approved amendment of second schedule of the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957 for specifying rate of royalty in respect of three critical and strategic minerals. Which of the following minerals is not included in this list? देखो क्वेश्चन ये है कि अभी एक कानून है, जितना भी इंडिया में माइनिंग होती है ना, मिनरल्स की जो भी माइनिंग होती है उसे रेगुलेट करने के लिए कानून है। उस कानून का नाम है माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, ठीक है। 1957 का ये कानून है। इसमें अभी 2023 में अमेंडमेंट किया गया था। 12 एटॉमिक मिनरल्स हैं जिसकी माइनिंग सिर्फ सरकार कर सकती है, प्राइवेट नहीं कर सकता था। तो इन 12 एटॉमिक मिनरल्स में से 6 एटॉमिक मिनरल्स, ठीक है, ये 12 एटॉमिक मिनरल्स में से 6 एटॉमिक मिनरल्स गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिए माइनिंग को। ये इसके लिए 2023 में एक अमेंडमेंट पास किया गया था, ठीक है। तो उसी अमेंडमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि वो 12 में से 6 मिनरल्स कौन से थे, वो हम डिस्कस कर चुके हैं।
अब उसके बाद क्वेश्चन ये है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव तो कर दिया अमेंडमेंट ऑफ सेकंड शेड्यूल ऑफ द माइंस। हाँ, क्वेश्चन ये है कि इस कानून में एक सेकंड शेड्यूल है, ठीक है। उस सेकंड शेड्यूल में क्या मेंशन करा गया है, रॉयल्टी मेंशन की गई है। रॉयल्टी क्या होता है, जो भी प्राइवेट सेक्टर माइनिंग करेगा उसे कुछ पैसा सरकार को देना पड़ता है, वो सरकार की रॉयल्टी होती है। तो रॉयल्टी का जो रेट है, तीन मिनरल्स है, तीन क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, यानी तीन मिनरल्स के लिए अलग से सरकार ने रॉयल्टी का रेट स्पेसिफाई किया है, ठीक है। ये जो कानून है एमएमडीआर एक्ट, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, इसमें अमेंडमेंट करके सरकार ने तीन इंपॉर्टेंट मिनरल्स का जो रॉयल्टी रेट है वो स्पेसिफाई किया है अलग से, ठीक है ना, उसमें चेंज किया है। तो सवाल यह है वो तीन मिनरल्स कौन से हैं जिसमें से रॉयल्टी रेट उनका अलग से स्पेसिफाई करके चेंज करा गया, ठीक है। तो तीन नहीं, सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि तीन मिनरल्स में से ऐसा कौन सा मिनरल है जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तीन मिनरल्स हैं जिसका रॉयल्टी रेट चेंज हुआ है, पहला पॉइंट तो ये। लेकिन ये चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा मिनरल है जो इन तीन मिनरल में नहीं आता है? सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है तो गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी सर, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वालेकुम सलाम तागम जी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो पहले तो ये बताइए। ओके, ठीक है। तो तीन मिनरल्स जिस पे रॉयल्टी स्पेसिफाई की है, पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो। तो वो जो तीन मिनरल्स हैं वो है आपका लिथियम, नियोबियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स अपने आप में 17 मिनरल्स का एक ग्रुप है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो 17 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो उन 17 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। तो इन तीन के लिए रॉयल्टी स्पेसिफाई करिए। तो इसमें से कौन इंक्लूड नहीं होता है? जाहिर सी बात है यूरेनियम इंक्लूड नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम, ठीक है ना। तो लिथियम, नायोबियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इनके लिए सरकार ने रॉयल्टी रेट्स स्पेसिफाई करे। तो रॉयल्टी रेट्स क्या है? दीज आर द फीस पेड टू द गवर्नमेंट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और रिसोर्सेज फ्रॉम अ स्पेसिफाइड एरिया। तो जो इस कानून का सेकंड शेड्यूल है उसमें सारे मिनरल्स के रॉयल्टी रेट्स लिखे हुए हैं। तो उसी में अमेंडमेंट करके इन तीन का अलग से स्पेसिफाई करा गया है। अभी इस कानून में ऑलरेडी 2023 में अमेंडमेंट हुआ था, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि 12 एटॉमिक मिनरल्स थे, उन 12 में से 6 एटॉमिक मिनरल्स को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। वो 12 एटॉमिक मिनरल्स में माइनिंग सिर्फ सरकार कर सकती थी, उसमें से 6 को बाहर करके प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया कि तुम उसकी माइनिंग कर सकते हो। तो वो 6 मिनरल्स कौन से थे? लिथियम, बेरिलियम, नायोबियम, टाइटेनियम, टैंटेलम और आपका जिरकोनियम। इनके बारे में ऑलरेडी एक बार करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आया था, वहां डिस्कस करा था। अब एक चीज आती है, अब एक चीज आती है आपका रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं, दीज आर अ ग्रुप ऑफ 17 केमिकल एलिमेंट्स, ठीक है। जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है वो इट इज अ ग्रुप ऑफ 17 केमिकल एलिमेंट्स। तो 17 एलिमेंट्स है, उनका जो पूरा ग्रुप है उसे हम कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इन्हें रेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि रेयरली अर्थ में मिलते हैं, ये हर जगह नहीं मिलते हैं सर। इनका जो मेजोरिटी पोर्शन है वो चाइना में मिलता है, इसलिए चाइना की डोमिनेंस तगड़ी है मार्केट में। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हर जगह नहीं पाए जाते, और जहां भी पाए जाते हैं तो बहुत ही रेयर पोर्शन पाया जाता है। लेकिन हाँ, ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं हमारे लिए। तो कौन कौन से वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, तो ये पूरा उनके सबके नाम लिखे हैं, ये पढ़ लेना एक बार। बाकी ये पूरा पीरियोडिक टेबल में भी अपन ने ये मेंशन कर दिए, ठीक है। ये पूरी एक लैंथेनाइट सीरीज है, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स और ये सारे एलिमेंट्स,
ये आपका किस में आते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की लिस्ट में आते हैं। 17 एलिमेंट्स है ना इस ये आपका ये सारे सेमेरियम, स्कैंडियम, टर्बियम, थ्यूलियम, ट्रेबियम, यट्रियम, सीरियम, डिप्रोसियम, ठीक है, आरबीएम, यूरोपियम, गैल्डोलिनियम, होल्मियम, लैंथेनम, ल्यूटेशियम, न्यूडाइमियम और प्राइसिडाइमियम और आपका प्रोमेथियम। इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ इसको थोड़ा सा बस एक बार पढ़ जरूर लेना, ठीक है, इसको एक बार पढ़ जरूर लेना। चलिए सर, यहाँ तक चीजें क्लियर है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। ये पूरी पीरियोडिक टेबल पे भी अपन ने मार्क करके दे दिए हैं, जो आपको दिख जाएगा। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट तो होते हैं। मेनली आंध्र प्रदेश में आपको यूरेनियम देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो क्लिनिकल क्लियर हो गया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन in collaboration with Vijayan Bharati is organization an exhibition called Space on Wheels program in which of the following states। मतलब एक बस चल रही है, उसमें सारा स्पेस का मटेरियल है, इक्विपमेंट्स है, और वो एक तरीके से स्पेस के बारे में बता रहे हैं कैसी चीजें काम करती हैं। तो ये इसरो कोलैब कर रहा है विजनन भारती के साथ। विजनन भारती एक तरीके की मूवमेंट है जो लोगों को अवेयर करती है साइंस की तरफ, ठीक है। तो इन्होंने एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किए, स्पेस ऑन व्हील्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। हाँ जी, रेयर अर्थ मिनरल्स जो मार्क थे वो वाले थे। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, आसाम, मणिपुर, अरुणाचल, सिक्किम। हाँ, ये सर मतलब अगर नहीं बन रहा तो चुल्लू पर पानी में डूबने वाला फिर सवाल है, क्योंकि ये आपका लोकल एरिया की खबर है, ठीक है ना। अब देखो यही हो जाता है, जैसे अगर आप एसएससी वगैरह के लिए तैयार कर रहे हो तो ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते हैं, लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन पुट अप करने का इंपॉर्टेंस यही है कि ये अपना नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक अगर कोई छोटी मोटी चीज भी मिलती है तो अपन उसे कवर करते हैं, ठीक है ना। हाँ, अरुणाचल तुक्का नहीं, अरुणाचल गारंटी होनी चाहिए ना। तो करेक्ट आंसर इज अरुणाचल। अभी ईस्ट सियांग जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, तो वहां पर ये विजनन भारती के साथ कोलैबोरेशन में एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की गई थी, इस तरह से ये बस आई थी, शायद किसी ने देखी हो। अभी जब अरुणाचल डी के डिस्कस कर रहे थे तो एक शख्स थे, नाम भूल गया मैं उनका, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हर कॉन्फ्रेंस में वो इन्वॉल्व थे, शायद वो इसमें भी गए हों, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 63। Recently, which of the following operations has been launched by India to facilitate the return from Israel of its citizens amid a full-blown war with the Hamas group in Gaza? Which of the following operations has been launched by India to facilitate the return from Israel of its citizens amid a full-blown war with Hamas group in Gaza? अभी इसराइल और हमास के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, उस बीच में अभी इंडियंस जो वहां पर फंस गए थे उनको वापस बुलाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो दैट वाज ऑपरेशन अजय, ठीक है। To bring back Indians from Israel as the conflict escalated with Israel retaliating against Hamas attack, ठीक है। चलिए सर, तो इंडियंस अबाउट 18,000 इंडियंस करीब हम अपने इसराइल में हैं और 16 करीब अपना पैलेस्टीन में है, ठीक है। उस 16 में से करीब 12 तो वेस्ट बैंक वाले इलाके में और 3 से 4 लोग गाजा में, तो उनको वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64।
रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर आयुष सर्बानंदा सोनोवाल, जो सीएम भी रह चुके हैं आसाम के, सर्बानंदा सोनोवाल जी अभी आयुष मिनिस्ट्री के वो मिनिस्टर भी हैं, शिपिंग मिनिस्ट्री के भी वो मिनिस्टर हैं, आयुष मिनिस्ट्री के भी वो मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो अभी 8th आयुर्वेद डे सेलिब्रेट किया गया था ऑन 10th ऑफ नवंबर। ठीक है ना, ऑन 10th ऑफ नवंबर 8th आयुर्वेद डे सेलिब्रेट किया गया था। थीम ऑफ दिस डे फॉर ईयर 2023 इज, अब देखो ये जो 10 नवंबर है ना, ये रट मत लेना कि आयुर्वेद डे सेलिब्रेटेड ऑन 10th नवंबर, नहीं, ये फिक्स नहीं है। इट अकर्स अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर। ठीक है, तो आपका जो धनतेरस वाला दिन होता है, ठीक है, उस दिन ये सेलिब्रेट होता है। ठीक है ना, तो इसको इतना याद रखना कि जो धनतेरस वाला दिन होता है उस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। वो जिस दिन भी पड़ेगा उस दिन ये आपका आयुर्वेद डे सेलिब्रेट किया जाएगा। सवाल यह है कि इस बार का थीम क्या था, 2023 का थीम पूछ रहा है। हाँ जी, बताइए जरा। करेक्ट आंसर इज आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, ये इस बार की थीम थी। ठीक है, तो ये जो नेशनल आयुर्वेद डे है, इसको मेन चीज ये ध्यान रखना, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नहीं बनाया जाता है। ठीक है ना, इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ धनवंतारी जयंती। ठीक है, धनवंतारी जो विष्णु का अवतार भी माने गए, धनवंतारी का बर्थडे भी होता है, धनवंतारी जयंती भी होती है, और उसी दिन को हम धनतेरस भी कहते हैं। ठीक है ना, तो धन्वंतारी कौन थे? तो लॉर्ड धन्वंतारी इज कंसीडर्ड एज डिवाइन प्रोपगेटर ऑफ आयुर्वेद। माना जाता है कि जो आयुर्वेद की शुरुआत थी, आयुर्वेद की जो रचना थी, आयुर्वेद का जो प्रोपगेशन था, आयुर्वेद को जो शुरू करने का जो काम था वो किसने किया था? इट वाज डन बाय लॉर्ड धन्वंतारी। ठीक है ना, लॉर्ड धन्वंतारी इज रिलेटेड विद द आयुष। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, आयुष के फाउंडर कौन थे? तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो देयरफॉर धन्वंतारी जयंती वाज प्रेफर्ड फॉर सेलिब्रेशन ऑफ आयुर्वेदा डे। अब जिसने आयुर्वेदा दिया है उसी के दिन को हम लोग बर्थडे को क्या मना ले शुरू कर दिया, आयुर्वेदा डे मनाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इस साल जो 2023 में आयुर्वेदा डे किस दिन हुआ था? तो इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 10th नवंबर 2023। ठीक है, इस बार की जो अपनी थीम थी वो थी आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, और उसके नीचे टैगलाइन थी आयुर्वेद फॉर एवरीवन ऑन एवरी डे, दैट इज हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इट वाज रिगार्डिंग नेशनल आयुर्वेद डे। तो मेन चीज ये ध्यान रखना, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द डे ऑफ धनतेरस, जो कि धन्वंतारी जयंती भी माना जाता है। सिंस 2016 इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अभी एज सच कहीं लिखा नहीं गया है कि इज द फादर ऑफ आयुर्वेद, हाँ, लेकिन मतलब माना जा सकता है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इज द प्रोपोगेटर ऑफ आयुर्वेद। उनको विष्णु का भी अवतार माना जाता है, जो लॉर्ड धन्वंतारी है उनको विष्णु का अवतार भी माना जाता है। ठीक है, हाँ, धनतेरस के दिन एक्चुअली माना जाता है कि आपको जो गोल्ड है वो परचेज करिए या स्टील परचेज करिए, है ना, मतलब धातु परचेज करना होता है उस दिन। चलिए, कुछ तो परचेज किया। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन ड्यूरिंग द 23rd काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग? देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, पहले भी हम लोग कई बार इसके बारे में पढ़ चुके हैं, फिर दोबारा से आज पढ़ लेंगे। तो इसकी चेयरमैनशिप किसको मिली है? अच्छा, झाड़ू भी खरीदते हैं क्या? ओके, गुड।
हाँ, तो ये इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इसकी जो चेयरमैनशिप है किसके हाथ में? करेक्ट आंसर इज श्रीलंका, बिल्कुल। अभी जो IOR है, पहल अभी जो IOR है, इसकी चेयरमैनशिप किसके हाथ में आ गई है? अब श्रीलंका के हाथ में आ गई है, ठीक है। अब ये सवाल है कि सर इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है क्या? तो ये ग्रुप है सर कुछ कंट्रीज का, मतलब जो आपका एक तरीके से जो इंडियन ओशियन से लगी हुई कंट्रीज हैं, इनको इंडियन ओशियन लिटोरल कंट्रीज भी कहते हैं, यानी जो इंडियन ओशियन से बाउंड्री टच कर रही है जो जो कंट्रीज, उन सबका एक ग्रुप है जिनको इंडियन ओशियन से फायदा है, जो इंडियन ओशियन से कनेक्टेड है। तो जाहिर सी बात है इंडियन ओशियन को ज्यादा सिक्योर, ज्यादा इकोनॉमिक बनाने के लिए ग्रुप बनाया गया है। इसकी शुरुआत की गई थी, ये शुरू हुआ था जब इंडिया में नेल्सन मंडेला आए थे, जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, नेल्सन मंडेला जी। तो वो इंडिया आए थे 1995 में आए थे। तो तब उन्होंने कहा था द नेचुरल अर्ज ऑफ द फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी शुड ब्रॉडन इटसेल्फ टू कंक्लूड द कंसेप्ट ऑफ एन इंडियन ओशियन रिम फॉर सोशो इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो सोशो इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए एक इंडियन ओशियन रिम यानी कि इंडियन ओशियन से जुड़ी हुई कंट्रीज का ग्रुप बनाना जरूरी है। तो इसी के कहते कहते एक मार्च 1995 में इंडियन ओशियन रिम इनिशिएटिव की शुरुआत होती है, और मार्च 1997 में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन बन जाता है, ठीक है। पहले उसका नाम था इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ठीक है। 1997 में ये ग्रुप बन जाता है। फिर धीरे धीरे इसमें लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। तो अभी बात करें तो 23 मेंबर्स स्टेट है, एज ऑफ 2022 23 मेंबर स्टेट्स है, 11 डायलॉग पार्टनर्स हैं। अब चूंकि 23 मेंबर स्टेट्स हैं, तो देयर इज अ वेरी लेस चांस दे विल आस्क यू अबाउट अ सिंगल मेंबर, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रख लो कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन इंडियन ओशियन से जो जुड़ी हुई कंट्रीज है उनका ग्रुप है, ठीक है ना। और इसमें 23 मेंबर कंट्रीज हैं, कुछ एक्स्ट्रा डायलॉग पार्टनर्स भी हैं, लाइक जैसे USA है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, तो वो हेडक्वार्टर ध्यान रखना, इसका सेक्रेटेरिएट, ठीक है, वो कहाँ पर? मॉरिशियस। तो जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, इसका इंडिया भी मेंबर है, इसका जो हेडक्वार्टर है या कह लो सेक्रेटेरिएट है, दैट इज इन मॉरिशियस। अब यहाँ पर पूरा अपन ने एक मैप जोड़ दिया है ताकि आप समझ पाओ कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है। तो ये 23 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। अच्छा, एक एक्स्ट्रा कंट्री है यहाँ पर, फ्रांस, ठीक है। वो आपको यहाँ पर इंडियन ओशन से बाउंड्री दिखाती बनाती हुई नहीं दिखेगी, ठीक है ना। ये कंट्री है ना फ्रांस, ये आपको यहाँ पर इंडियन ओशन से बाउंड्री बनाती हुई नहीं दिखेगी। तो सर फ्रांस को क्यों जोड़ा गया? तो फ्रांस को इसलिए जोड़ दिया गया क्योंकि ये आप देख रहे हो, ये सेशल्स है, मेडागास्कर है, मॉरिशियस है, कोमोरोस है। तो यहीं आसपास में एक आइलैंड है, रिजम्पशन आइलैंड, ठीक है। तो रिजम्पशन आइलैंड जो है वो एक कॉलोनी है किसका? फ्रांस का, ठीक है। तो वो एक ऑटोनोमस एरिया है, फ्रांस का ही कॉलोनी है रिजम्पशन आइलैंड। तो वो आपका क्या कहते हैं, इस वजह से चूंकि रिजम्पशन आपका इंडियन ओशन में आ रहा है, इसीलिए फ्रांस को भी इसका मेंबर बना दिया गया। तो टोटल 23 कंट्रीज इसका मेंबर है। तो ये अफ्रीका में आप देख सकते हो, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक है ना, इधर आपका तंजानिया, केन्या, मेडागास्कर, कोमोरोस, मॉरिशस, सेशल्स, सोमालिया। फिर इधर आ जाओ एशिया में, येमेन, ओमान, ईरान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड। फिर इधर आ जाओ मलेशिया है, ये सिंगापुर है, ठीक है ना। फिर ये इंडोनेशिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो दीज आर योर टोटल 23 मेंबर कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ठीक है सर। हेडक्वार्टर कहाँ है सर इसका? मॉरिशियस। मॉरिशियस कहाँ पर है ये? इज दैट क्लियर और नॉट? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सर? इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 66। Recently, who among the following has broken the 100-meter national record at the 62nd National Open Athletics Championship 2023? Who among the following has broken the 100-meter national record at the 62nd National Open Athletics Championship 2023?
अमलहन बोरगोहैन, अमिया कुमार मलिक, गुरिंदर वीर सिंह या मणिकांता एच होगलीधार। बताइए सर। एक मिनट, आई डिडंट नोटिस। इट मस्ट बी लाइक दिस। ठीक है। एक्चुअली यही दिक्कत हो जाता है, कभी फॉरेन कंट्रीज के मैप उठाओ तो वो अपना मैप गड़बड़ कर देते हैं। अब ठीक है तागम जी, पड़ोसियों की भी जगह मिला दी। हाँ, recently who among the following has broken the 100-meter national record at the 62nd National Open Athletic Championship? अमलन बोरगोहैन, अमिया कुमार मलिक, गुरिंदर वीर सिंह या मणिकांत। बताइए सर। नो आइडिया। 62nd नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में 100 मीटर रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं मणिकांत एच होपलीदार। ठीक है ना, जो उन्होंने 100 मीटर रेस कंप्लीट करी इन 10.23 सेकेंड इन आ रिकॉर्ड टाइम। पहले रिकॉर्ड अमिया कुमार मलिक का था, अमिया कुमार मलिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया मणिकांत एच हुबलीधार ने। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। अभी ये जो 62nd नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप है कहाँ पर हुई थी? इट वाज हेल्ड एट द श्री कांतीरवा आउटडोर स्टेडियम इन बैंगलोर कर्नाटका। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। फिर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 67। इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 67। Recently, India and Sri Lanka have launched a ferry service across the Palk Strait. The service runs between। अभी इंडिया श्रीलंका के बीच फेरी सर्विस लॉन्च की गई। फेरी सर्विस क्या, वो छोटे छोटे शिप होते हैं ना, वो चलते हैं। तो वो फेरी सर्विस लॉन्च की गई है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका अक्रॉस द पाल्क स्ट्रेट। द सर्विस रन बिटवीन, तो इंडिया और श्रीलंका के कौन कौन सी लोकेशन को वो कनेक्ट करता है, ये सवाल है। फर्स्ट नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये देखना पड़ेगा। ये तो नहीं पूछेगा इतना जाके। Recently, India and Sri Lanka have launched a ferry service across the Palk Strait. The service runs between। Okay, तो करेक्ट आंसर इज सी। तो इंडिया से तमिलनाडु में एक लोकेशन है नागापट्टिनम। ठीक है, इंडिया के तमिलनाडु में एक लोकेशन है नागापट्टिनम। और जो आपका ये श्रीलंका है, श्रीलंका में एक लोकेशन है जाफना। जाफना में एक एरिया है कानके संतुराई। तो कानके संतुराई ऑफ जाफना इन श्रीलंका एंड नागापट्टिनम ऑफ तमिलनाडु इन इंडिया, ये दो लोकेशंस को कनेक्ट करेगी ये फेरी सर्विस। एंड इट विल ट्रैवल अक्रॉस द पाल्क स्ट्रेट। अब सर स्ट्रेट किसको कहते हैं? स्ट्रेट इस तरह से एक वाटर बॉडी को कहते हैं, एक नैरो वाटर पैसेज को। ठीक है, एक नैरो वाटर कॉरिडोर को या एक नैरो वाटर पैसेज को स्ट्रेट कहते हैं, जो दो बड़े लैंड मासेस को डिवाइड करता है। जो दो बड़े लैंड मासेस को क्या करता है? डिवाइड करता है, और दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। ठीक है, उसको कहते हैं स्ट्रेट। तो ये जो इंडिया और श्रीलंका है, इनके बीच में इस स्ट्रेट का नाम क्या है? पाल्क स्ट्रेट। ठीक है ना, ये किसके नाम पर पड़ा है? ये एक ब्रिटिशर थे, रॉबर्ट पाल्क। ठीक है, रॉबर्ट पाल्क के नाम पे इसका नाम पड़ गया पाल्क स्ट्रेट। तो मद्रास प्रेसिडेंसी के ये एडमिनिस्ट्रेटर थे रॉबर्ट पाल्क, उनके नाम पे पाल्क स्ट्रेट नाम रख दिया गया। ठीक है ना, तो आपका इंडिया की तरफ से पंबन आइलैंड हो गया, है ना, एडम्स ब्रिज, ये राम सेतु भी कहते हैं, और गल्फ ऑफ मन्नार, है ना, और आपका
मन्नार आइलैंड, ये सब आपको इधर इसके साउथ में देखने को मिलते हैं। ये जो देखोगे, ये देखोगे ये आपका इधर गल्फ ऑफ मन्नार है। माना जाता था कि पुरानी एंशियंट टाइम में ये आपका जो ब्रिज है ये ऐसे कनेक्ट हुआ करता था, ठीक है ना। इसको राम सेतु या एडम्स ब्रिज भी कह देते हैं। तो माना जाता है एंशियंट टाइम में ये इस तरह से कनेक्ट हुआ करता था, जिस पर चलकर श्री राम इंडिया से श्रीलंका गए थे, ठीक है ना। तो ये इसकी मान्यता है। चलिए सर, लोकेशन ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68। India is set to host the 141st International Olympic Committee meeting in which of the following cities? बताइए। India is set to host the 141st International Olympic Committee meeting in which of the following cities? चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, न्यू दिल्ली। बताइए। India is set to host the 141st International Olympic Committee meeting in which of the following cities? Chennai, Bangalore, Mumbai, New Delhi. तो यही प्रॉब्लम है। अभी एग्जाम हो गया तो सबका हैंगओवर चलता रहेगा। अभी ज्यादा लाइव नहीं आएंगे। जैसे ही एग्जाम नजदीक आएगा वैसे ही भर भर के लाइव आने लगेंगे, कहेंगे हाँ ये मटेरियल भी दे दो, वो मटेरियल भी दे दो, दिस भी दे दो, डैट भी दे दो। और फिर पेपर कुछ गड़बड़ाया है तो कमीशन खराब। पिंकी जी कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो नॉइज का प्रॉब्लम है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आप तो रिकॉर्डिंग तो देख ही सकते हो, कल मॉर्निंग 9 AM पे अपलोड हो जाएगा। अभी तो फिलहाल ना मैं ना अमरजीत सर आपका ईटानगर में है। अमरजीत सर इज इन द होम टाउन। मैं अभी दिल्ली में हूँ। तो अभी जब हमारा अगली बार आना होगा तो वी विल ट्राई कि चांगलांग भालुकपोंग आप तक जरूर पहुंचे, ठीक है ना। ठीक है। और चलिए इसका आंसर बताइए, ये कहाँ पर हुआ था। ओके सर, ये मुंबई, ठीक है ना। ये जो आपका इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो 141st सेशन हुआ था ये इंडिया में हुआ था सर, मुंबई। ये बहुत बड़ी बात है सर कि मतलब आखिरी बार जो ओलंपिक का कमेटी का जो सेशन हुआ था वो 1983 में हुआ था। और वो कब हुआ था सर आपका, न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो करीब करीब 40 साल बाद इंडिया में दोबारा से ओलंपिक कमेटी की मीटिंग हो रही है। ये ओलंपिक कमेटी का काम क्या रहता है, तो जो भी ओलंपिक गेम्स होते हैं, समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स, इनको ऑर्गेनाइज करना, इनके रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशन सब सेट करना, ये सारा काम किसका होता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का होता है, ठीक है। ये हर साल इनकी मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है और इस साल इंडिया ने ऑर्गेनाइज करी थी। आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फाउंडेड तो मुश्किल है पूछे, हेडक्वार्टर ध्यान रखना लॉसेन स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड लॉसेन ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है, ये पूछ सकता है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा। अभी इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आएगा, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले ये बताइए क्वेश्चन नंबर 69। रिसेंटली इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI 5.0, इसका मतलब सर 1.0 भी चला होगा, 2.0, 3.0, 4.0, अब आया है 5.0। द फ्लैगशिप रूटीन इम्यूनाइजेशन कैंपेन, तो ये एक इम्यूनाइजेशन कैंपेन है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, ठीक है। So this is the first time the campaign is being conducted across all the districts in the country
एंड इंक्लूड चिल्ड्रन अप टू डैश ईयर्स ऑफ एज। तो ये जो अभी इंद्रधनुष मिशन, वो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0 चल रहा है, तो सवाल ये है कि सर कौन सी उम्र तक के बच्चों को ये इन्वॉल्व करता है, ठीक है ना। तो सवाल ये है कौन सी उम्र तक के बच्चों को ये इन्वॉल्व करता है। क्वेश्चन नंबर 69। कोई आइडिया नहीं है। हाँ जी। ओके, करेक्ट आंसर इज 5 years। तो ये जो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0 है, इट फोकसेस ऑन रीचिंग जीरो डोज चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 0 to 5 years एंड प्रेग्नेंट वीमेन। It aims to eliminate measles and rubella by ensuring that every child under 5 years of age has completed the two-dose schedule of measles and rubella containing virus। ठीक है, MRCB, जिससे मीजल और रूबेला आपका होता है। गैस कोई दिक्कत नहीं, लगाते हो गलत सही है, बस एग्जाम में सही करके आ जाओ सर, वही रिक्वायरमेंट होती है, जितनी गलती करनी है कर दो, बस एग्जाम में सही कर दो आप, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो एक मिशन इंद्रधनुष आया था, ठीक है ना। मिशन इंद्रधनुष का काम क्या था, इसका काम ये था कि फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम, मतलब एक इंडिया का एक प्रोग्राम चल रहा था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है ना। इसके तहत सरकार का प्रोग्राम था कि देश भर के सारे लोगों तक जो वैक्सीनेशन होता है वो प्रॉपरली पहुंच जाए, अलग अलग बीमारियों का, ठीक है ना। तो उसी प्रोग्राम का जो कैंपेन था उसका नाम रखा गया मिशन इंद्रधनुष। तो ये ध्यान रखना, यूआईपी हो या मिशन धन इंद्रधनुष हो, ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, ठीक है सर। वैक्सीनेशन या कह लो इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन जो लगाने की प्रोसेस उसी को क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन कहते हैं। तो वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट 12 लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज। तो जो 12 लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेज है उसकी जो सरकार वैक्सीनेशन प्रोवाइड करती है, तो हर एक पर्सन तक वो वैक्सीनेशन पहुंच जाए, इसी के लिए आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बनाया गया। और उसी प्रोग्राम को आगे प्रमोट करने के लिए कैंपेन लॉन्च किया गया, दैट इज मिशन इंद्रधनुष, ठीक है ना। कौन कौन सी बीमारियां हैं सर, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, पेर्टुसिस, टिटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस ड्यू टू हेमियोफिलस, इन्फ्लुएंजा टाइप बी, मीजल्स, रूबेला, जापानीज इंसेफेलाइटिस एंड रोटावायरस डायरिया। तो इन डिसीजेस के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन देने का काम आपका यूआईपी करता है, ठीक है ना। तो इसी मिशन इंद्रधनुष को और तेज करने के लिए, ठीक है, इसी मिशन इंद्रधनुष को और एडवांस करने के लिए इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष चलाए गए। इसके अलग अलग वर्जन आए, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, अभी चल रहा है 5.0, जो 5 साल तक के बच्चों को कवर करता है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर हो गया 5 years। तो मेन चीज इसमें ये ध्यान रखना था कि अगर मिशन इंद्रधनुष पूछ ले या यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पूछ ले, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना कि ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड है ना। क्वेश्चन इतना आसान बनेगा कि आपको सिर्फ इतना भी अगर बता दोगे, पता होगा कि वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, तो सवाल सही हो जाएगा। बहुत ज्यादा डीप जाके क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स को लेके डीप क्वेश्चंस नहीं होते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें पता होनी चाहिए, मेन इतना आइडिया होना चाहिए कि स्कीम रिलेटेड किससे, ठीक है ना। इतना बस ध्यान रखिए। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 70। Recently, India has been ranked at which of the global positions in the Global Hunger Index 2023? बताइए सर। ये तो सर बहुत फेमस क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, आ सकता था, मिस कर दिया इस बार के एग्जामिनर ने, नहीं दिया कोई बात नहीं, हो सकता आगे पूछ ले। रिसेंटली इंडिया हैज बीन रैंक्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशंस इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023? 107, 109, 111, 113? लॉन्चिंग ईयर नहीं पूछता है ये, आई थिंक ये करीब शुरू हुआ था 2018 में। नहीं, मिशन इंद्रधनुष 2014 में स्टार्ट हुआ है आपका, 2014।
ये बताइए, इंडिया हैज बीन रैंक्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशंस इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। हाँ सर, हमारी क्या रैंक आई सर? एक और एक 11। कितनी रैंक आई? एक और एक 11, 111। ठीक है, 111 रैंक है सर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में। ये काफी कंट्रोवर्शियल भी रही क्योंकि सरकार ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है ना। इस पे काफी क्वेश्चंस भी किए गए, इस पे मतलब काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ, तो बहुत न्यूज में थी जब ये रिपोर्ट आपका आई थी, क्योंकि आउट ऑफ 125 कंट्रीज हमारी रैंक 111 है। हमसे अच्छी रैंक पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की है, जिनको हम मानते हैं कि इकोनॉमिकली या डेवलपमेंट के मामले में वो हमसे पीछे हैं। बट स्टिल जब हंगर इंडेक्स की बात आ रही है तो वो हमसे आगे है। तो इसको मतलब अब समझना पड़ेगा कि सर ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है, किस चीज को रहे हैं, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो थोड़ा हमें आइडिया इसको लेके होना चाहिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, सबसे पहले तो ये देख लो इनको निकालता कौन है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर लाइफ। ठीक है, एज सच कोई मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड रिलेशन नेशन से रिलेटेड वो सब उसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर लाइफ, वो इसको निकालते हैं। कंसर्न वर्ल्ड वाइड भी क्या है? एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड हंगर लाइफ क्या है? ये भी एक प्राइवेट एड ऑर्गेनाइजेशन है जर्मनी की। ठीक है, ये दोनों मिलकर इस रिपोर्ट को निकालते हैं। इनका काम क्या होता है? ये चेक करना कि किस देश के लोगों में कितनी भूखमरी है। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स हमें किस लिए जानना इंपॉर्टेंट है? ताकि हम ये चेक कर सके कि हाँ, हमारे देश में कोई भूखा तो नहीं है, कि ऐसा तो नहीं है किसी की हंगर अधूरी रह गई हो। कैलकुलेट करेंगे तो और आइडिया लग जाएगा कि ये हंगर किक है किस चीज को रहे। ठीक है ना, जैसे हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। यूनाइटेड नेशन ने हमें टारगेट दिया है कि हर कंट्री को बाय 2023 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूरे करने होंगे। तो उन गोल्स में से एक गोल ये भी है, जीरो हंगर। ठीक है, जैसे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2.1 है, वो किस पे फोकस करता है? ऑन एंश्योरिंग एक्सेस टू सेफ, न्यूट्रिशियस एंड सफिशिएंट फूड फॉर ऑल। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2.2 ये किस पे फोकस करता है? कि हर तरह के माल न्यूट्रिशन को खत्म किया जाए। अभी हम देखेंगे, एक बार मैंने अभी पिछली क्लासेस में माल न्यूट्रिशन पे भी बात की थी। ठीक है, और चाइल्ड डेथ को रोका जाए, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 का हिस्सा है। ठीक है ना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 और 3 का पार्ट है हंगर से रिलेटेड। अब देख लेते हैं कि सर ये हंगर कैलकुलेट कैसे हो रही है। तो जो 4 इंडिकेटर्स है सर, हंगर इंडेक्स निकालने के 4 इंडिकेटर्स हैं। क्या क्या चेक करते हैं सर? ये चेक करते हैं अंडर न्यूरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। क्या क्या है सर ये? ठीक है ना, अंडर न्यूरिशमेंट मतलब ये सर्वे कराते हैं और चेक करते हैं कि मान लो एक नॉर्मल पर्सन को दिन में कितने कैलोरीज मिलने चाहिए और उसे कितने कैलोरीज मिल रहे हैं। मान लो रिक्वायरमेंट है 100 कैलोरी की और उसको मिल रहा है 80 कैलोरी, तो ये 20 कैलोरी का क्या है? डेफिशिएंसी है। तो ये उसका परसेंटेज निकालते हैं कि पॉपुलेशन का कितना शेयर है जिसका कैलोरी इनटेक इनसफिशिएंट है, यानी जितनी उसे कैलोरीज मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही है। ऐसी तो सर भूख नापोगे ना आप, कि मान लो जैसे कोई भूखा है तो वो तो यही कहेगा भाई हमें दिन भर रोटी नहीं मिली, मतलब रोटी मतलब कैलोरी। ठीक है ना, आप रोटी से काउंट नहीं कर सकते। कोई रोटी खाता है, कोई चावल खाता है, कोई सब्जी खाता है, तो हर किसी की डाइट अलग है, तो सब में कॉमन क्या है? कैलोरीज। ठीक है ना, तो एक एवरेज पर्सन कितना कैलोरीज इनटेक होता है और उसे दिन में कितनी कैलोरीज का खाना मिल पा रहा है, उसको ये कैलकुलेट करते हैं। तो निकालते हैं इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक कितने लोगों का है, तो वो उनका पहला पार्ट हो गया, अंडर नूरिशमेंट कैलकुलेट कर लिया। फिर ये बच्चों के लिए चाइल्ड स्टंटिंग देखते हैं। चाइल्ड स्टंटिंग मैंने पहले भी बताया था, ऐसे बच्चे जिनका वजन, वो हाइट कम होती है एज पर देयर एज। ठीक है, एज पर देयर एज, जिनकी हाइट कम होती है, लो हाइट एज पर देयर एज। ठीक है ना, वो बच्चे किसका शिकार माने जाते हैं? उनको मानते हैं चाइल्ड स्टंटिंग का शिकार। ठीक है, तो चाइल्ड स्टंटिंग क्या होती है? जब बच्चों की हाइट एज पर देयर एज कम होती है तो वो कहलाता है चाइल्ड स्टंटिंग। तो चाइल्ड स्टंटिंग वाले कितने बच्चे हैं उनको कैलकुलेट कर लो। फिर अगला क्या आता है सर? अगला आता है चाइल्ड वेस्टिंग। वेस्ट मतलब ये कोई वो नहीं बर्बाद वाला, बच्चा बर्बाद है वो नहीं, ये अलग है। ठीक है, चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब क्या है?
एज पर देयर हाइट उनका वेट प्रॉपर है या नहीं है। मान लो मतलब 6 फुट का बच्चा है लेकिन वजन उसका 30 किलो है, तो सर वो चाइल्ड वेस्टिंग की कंडीशन हो गई। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो चाइल्ड वेस्टिंग कैटेगरी में आते हैं, यानी दे हैव लो वेट फॉर देयर हाइट, एज पर देयर हाइट उनका वजन कम है, तो वो कहलाती है चाइल्ड वेस्टिंग। ये पहले भी मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है, दोबारा कर रहा हूं। फिर चौथी चीज क्या देखते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या होती है, चाइल्ड मोर्टेलिटी बताती है कि 5 साल तक के बच्चे जितने जन्म ले रहे हैं उनमें कितने बच्चों की डेथ हो जा रही है, ठीक है। इसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कहते हैं, ठीक है। अप टू 5 इयर्स तक देखा जाता है कि 5 साल तक अगर वो कई जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनमें से कितने बच्चों की डेथ हो रही है, वो कहलाती है चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है ना। यानी पर 1000 बच्चा जितने जन्म ले रहे हैं उनमें से 5 साल तक आने से पहले पहले कितने बच्चों की डेथ हो रही है, मान लो 27 बच्चों की डेथ हो रही है, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या हो जाएगी, 27। तो ये चाइल्ड मोर्टेलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो ये 4 इंडिकेटर्स के बेसिस पे, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, इन चारों के बेसिस पे एक स्कोर निकालते हैं फ्रॉम 0 to 100, ठीक है। 0 to 100 के बेसिस पर ये स्कोर आपका निकालते हैं। तो जितना कम स्कोर उतना बढ़िया। तो इंडिया का स्कोर निकल के आया है 28.7, जिसको सीरियस कैटेगरी में इन्होंने रखा है। अब ग्लोबली अगर हम बात करें तो सर इस रैंकिंग में अगर इंडिया की रैंक इतनी खराब है 111, तो टॉप पे कौन है सर, बेलारूस, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, चिली, चाइना, ये कंट्रीज टॉप पे हैं। और सबसे हमसे भी ज्यादा बॉटम में कौन है, यमन है, मेडागास्कर है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये हमसे भी बॉटम में है, ठीक है। ग्लोबली अगर वर्ल्ड की हंगर इंडेक्स का स्कोर देखा जाए तो दैट इज 18.3, जिसको मॉडरेट माना गया कि ठीक है, हमारा मॉडरेट से भी खराब है 28.7। 0 to 100 में ये स्कोर आता है, जितना स्कोर बड़ा होगा उतनी खतरनाक वाली बात है, ठीक है ना। तो ये रिपोर्ट क्या मेजर कर रही है, हमारे देश की हंगर मेजर कर रही है। अब देखो इस रिपोर्ट में एक चीज ये और आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर बात सिर्फ इस पे खत्म नहीं हो जाती कि आप खा रहे हो, खाने के साथ साथ बात इस पे भी जरूरी है कि आप जो खा रहे हो वो आपको फायदा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है ना। जैसे आप मान लो दिन भर में पिज्जा बर्गर खा के आपने काम चला लिया, तो आपको लगेगा मेरी भूख हो गई पूरी, मेरा पेट भरा है। लेकिन क्या आपका एक्चुअल में जो बॉडी में कैलोरी रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक टर्म आता है हिडन हंगर, ठीक है ना। ये सारी चीजें हिडन हंगर भी चेक करते हैं। इंडिया में एक जो बड़ा प्रॉब्लम है वो हिडन हंगर का भी है। आप लोगों तक खाना पहुंचा रहे हो लेकिन हाँ उसमें जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है कि जितना हमारी बॉडी में डेली इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना फैट, इतना प्रोटीन, इतना विटामिन जो पहुंचना चाहिए, क्या वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ठीक है ना। कैलोरी इंटेक अलग चीज होगी कि चलो ठीक है आपने अपना पेट भर लिया, आपको भूख नहीं लग रही है, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी जरूरी चीज आती है कि बॉडी को जितना न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसी को कहते हैं हिडन हंगर। आप लोग में से ऐसे हो सकता है कुछ लोग हों जिनको मतलब हंगर भूख नहीं लगती, मतलब पेट भरा है लेकिन हिडन हंगर की प्रॉब्लम है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो उन तक नहीं पहुंच पा रहे। तो ये उसको भी कैलकुलेट करता है, क्योंकि जो बच्चे जिनको अच्छा खाना नहीं मिलेगा, हेल्दी खाना नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है वो एज पर देयर एज उनकी हाइट उतना ग्रो नहीं कर पाएगी, या हाइट के साथ साथ उतना उनका वेट नहीं बढ़ पाएगा। तो एज पर देयर हाइट उनका वेट मेंटेन रहे, एज पर देयर एज उनकी हाइट मेंटेन रहे, तो उसके लिए जरूरी है कि उनका पेट भरा हो along with the sufficient amount of the nutrients that their body require, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को ये कैलकुलेट करता है, मेन 4 पॉइंट्स को ये कैलकुलेट करता है, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड मोर्टेलिटी, ठीक है ना सर। तो दैट इज अबाउट ग्लोबल हंगर इंडेक्स। आई होप इट इज क्लियर। बात क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। बात क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप।
अब भारत सरकार ने क्या किया है सर, हंगर एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं? जैसे ईट राइट इंडिया मूवमेंट है, पोषण अभियान है, मिड डे मील स्कीम है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, मिशन इंद्रधनुष है, अभी हम लोग इंद्रधनुष की बात कर रहे थे, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, जिसमें से आई वुड सजेस्ट ईट राइट, मतलब ये सारे एक बार ना सभी को एक बार पढ़ जरूर लेना, ठीक है ना, ये होमवर्क में रहेगा, ये सारे जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं एक एक बार इनको पढ़ जरूर लेना कि ये किस रिगार्डिंग है, ठीक है ना। तो ये हंगर को एड्रेस ही कर रहे हैं मेनली, बट इंडिविजुअली इनका काम क्या है, किस तरह से वर्क करें, तो एक बार ये सारा पढ़ लीजिएगा। बाकी जो भी न्यूज में आता जाता हम पढ़ते जरूर जाते हैं, जैसे भी मिशन इंद्रधनुष न्यूज में था, पढ़ लिया था, एक बार मातृ वंदना योजना है तो उसको भी पढ़ लिया था, ठीक है। तो जैसे जैसे न्यूज में आते जाएंगे अपन पढ़ते भी जाएंगे, बट ये अगर टाइम मिले, इतना तो आई एक्सपेक्ट करते हैं टाइम होगा कि एक बार ये सारी स्कीम्स पढ़ जरूर लें, ठीक है ना। चलिए सर, तो आज फिर कहानी यहीं तक रखते हैं, तो इसके आगे के क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है ना सर। चलिए, तो इसके आगे की कहानी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है ना। गुड बाय।